Hello dear students, here I am again Dr. Jasleen to share another video on part B, Teaching Potential of Common Entrance Test of B.Ed in Punjab. Now in this video I would like to share with you general awareness about the national level educational agencies, their establishment, roles and organization of social, political, economic and cultural agendas. So let us begin one by one. We will be taking up the agencies. Okay dear students, to begin with, you need to understand that all the national level educational agencies, they are playing a very important role in shaping up the educational scenario in India. Now education is not only giving knowledge. So some of you might think that it is just imparting the academic knowledge. No. एजुकेशन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, एक प्रोसेस है जिससे हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशंस जो लोगों के हैं उनको भी हम इम्प्रूव करते हैं। और ये सब करने के लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जिनका अपने एक वर्किंग पैटर्न है, जिनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स एजुकेशन। अब कौन सी एजेंसीज हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड काम कर रही हैं और जिनके एफर्ट्स के साथ जो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो स्मूथली चल रहा है और हम इंश्योर कर रहे हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो लर्नर की। आइए अब हम देखते हैं। एजेंसीज हैं हमारे पास, NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारे पास UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देन वी नो वी हैव CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। Then we have at the center the Ministry of Education. We have NAC, that is National Assessment and Accreditation Council. We have RAMSA, RMSA, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. We have SSA, Sarv Shiksha Abhiyan, and we have IGNOU, IGNOU, Indira Gandhi National Open University, and we have SCERT, State Council of Educational Research and Training. So ये कुछ इम्पॉर्टेंट बॉडीज हैं जो एजुकेशन का सिनेरियो इंडिया में लुक आफ्टर करती हैं। Let us first of all explore some key national level educational agencies, and the number one we will take up is NCERT, National Council of Educational Research and Training. Now this was established in 1961 by Government of India और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To assist and advise the central and the state governments on academic matters related to school education. तो ये खास तौर पे स्कूल एजुकेशन के लिए है। इसका बड़ा ही क्रूशियल रोल है करिकुलम डेवलप करने में, टेक्स्ट बुक्स डेवलप करने में, जो कि स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया यूज की जाती हैं। इसके अलावा NCERT जो है वो एजुकेशनल रिसर्च करती है और टीचर्स को ट्रेन करती है ताकि उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो। और NCERT जो है वो डिफरेंट एजुकेशनल रिसोर्स और टूल्स जो हैं वो डेवलप करती हैं, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज होते हैं ताकि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को इससे सपोर्ट मिल सके। ओके, तो इसके अलावा NCERT का कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेंडा भी रहता है। सोशल एजेंडा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि हम जब एजुकेशन दे रहे हैं तो उस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में वी आर वेलकमिंग ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज. It could be, differences in the terms of their IQ levels. It could be differences in terms of their language और socio-economic background. तो हर तरह के लर्नर को हम वेलकम जब करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। और इसके अलावा सोशल जस्टिस भी प्रमोट करती है। इस तरह का पाठ्यक्रम और टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है, सामाजिक न्याय को। पॉलिटिकल एजेंडा भी है। जो NCERT है वो नेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है स्कूल्स में और एजुकेटर्स को ट्रेनिंग देती है। इकोनॉमिक एजेंडा है NCERT का कि इसने कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, टेक्स्ट बुक्स।
तो आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, यही रीजन है। कल्चरल एजेंडा भी है, इसने कल्चरल हेरिटेज जो है हमारी इंडिया की उसको भी इंटीग्रेट करना है एजुकेशन में, और इंडिया के जो वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम है, उसको भी स्कूल करिकुलम में इंटीग्रेट कर। Okay, let us see the possible multiple choice questions which could be asked. Which of the following is not a function of NCERT? A. Developing school curriculum and textbooks. B. Conducting national level university entrance exams. C. Providing teacher training programs. Or D. Conducting educational research. And the correct answer is B, that is conducting national level university entrance exams. So that is not a function of NCERT. Then the second question could be, the NCERT was established in 1961. What is one of its key objectives? A. To oversee the functioning of private universities. B. To conduct teacher eligibility tests across India. C. To assist and advise the central and state governments on academic matters related to school education. Or D. To manage the distribution of scholarships for higher education. And the correct option is C, to assist and advise the central and the state governments on academic matters related to school education. Now the next body which we have to study is very important, UGC, that is University Grants Commission. It was established in 1956 with the mandate to coordinate. So what was the objective? To coordinate, determine and maintain the standards of higher education in India. So this you have to understand, NCERT was for school level education, but UGC is for higher education in India. UGC provides recognitions to universities and colleges, ensuring that they meet certain academic criteria. अब इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट हैं, स्टेट फंडेड हैं, सेंट्रल फंडेड हैं, तो हम कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन रखें, ये कौन इंश्योर करता है? ये यूजीसी इंश्योर करती है, जो रेगुलेशंस फिक्स करती है. It also allocates and disburses funds to these institutions for development and maintenance. So grants देने का काम भी UGC का है. Additionally, the UGC is involved in promoting and coordinating university education, setting standards for teaching, examination and research, and providing grants for innovative projects and faculty development. So, in simpler words, कि जितनी भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो भी स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं कि कैसे टीचर्स होने चाहिए, किनको रिक्रूट करना है, एग्जामिनेशन कैसे लेने, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ग्रांट्स कैसे देनी है प्रोजेक्ट्स को, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब डिसीजंस यूजीसी लेती है. अब हम यूजीसी के देखते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एजेंडास कौन से होते हैं. सोशल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो दिलवाता है यूजीसी इन हायर एजुकेशन फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये देखता है. पॉलिटिकल एजेंडा में यूजीसी का काम है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हायर एजुकेशन के लिए बन रही हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. और इकोनॉमिक लेवल पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को एक जो ग्रांट्स या फंड्स देने का काम है यूजीसी का. यूजीसी ने कल्चरल लेवल पे भी देखना है, इसने रिसर्च प्रमोट करनी है ह्यूमैनिटीज में और सोशल साइंसेज में, स्पेशली ऑन कल्चरल मैटर्स. जो भी कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए रिसर्च हो रही है उसको भी इसने प्रमोट करना है. ओके, लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं. The UGC is tasked with maintaining standards of higher education. Which of the following does not fall under its purview? A. Recognizing universities and colleges. B. Allocating funds to higher education institutions. C. Developing the national school curriculum. And D. Promoting research and development in universities. And the correct answer is answer number C. Developing the national school curriculum. Now, the next question which could be, which of the following statements about UGC is true? The UGC was established in 1945 to oversee technical education. B. The UGC only provides funds to public universities.
और C, the UGC sets standards for teaching, examination and research in universities. D, the UGC is responsible for primary school education standards. And the correct answer is C, the UGC sets standards for teaching, examination and research in universities. ओके, अब जो थर्ड एजेंसी हम करेंगे एजुकेशन की वो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1993 में। इसका ऑब्जेक्टिव मेन था प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करना है टीचर एजुकेशन जिसमें आप बीएड करते हो और एमएड करते हो, बैचलर्स इन एजुकेशन एंड मास्टर्स इन एजुकेशन। तो जिन इंस्टीट्यूशंस में ये करवाए जाते हैं कोर्सेज उनको टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इनके अंदर डेवलपमेंट लानी, प्लानिंग लानी, ये काम है NCTE का। और NCTE है जो इन इंस्टीट्यूशंस के लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट करती है और क्वालिटी इंश्योर करती है टीचर प्रिपरेशन में, क्योंकि जैसे टीचर्स होंगे वैसे ही हमारा देश होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर एजुकेशन जो है उसको सीरियसली लिया जाए। इसलिए NCTE का काम खास तौर पे टीचर एजुकेशन को ही देखना है। और NCTE ही है जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की एक्रेडिटेशन करती है, उनकी ग्रेडिंग करती है, इन इंस्टीट्यूशंस को चेक करती है, इनके लिए पॉलिसीज बनाती है एंड रिसर्च प्रमोट करती है और इनोवेशन टीचर एजुकेशन में। ओके, तो अब देखते हैं NCTE का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेंडा क्या रहता है। सोशली इट एनहांसेस द स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकली ये टीचर एजुकेशन में जो भी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करवाती है। इकोनॉमिक लेवल पे फाइनेंशियल सपोर्ट देती है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को। कल्चरल लेवल पे ये कल्चरल एजुकेशन प्रमोट करती है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Which of the following is a primary role of the NCTE? A, regulating technical education institutions. B, accrediting teacher education programs in institutions. C, overseeing vocational training centers. Or D, conducting national aptitude tests for students. And the correct answer is B, accrediting teacher education programs and institutions. The next question could be, the NCTE was established to ensure the quality of teacher education. Which statement is incorrect about NCTE's functions? A, it formulates policies for teacher education. B, it provides grants for university research. C, it promotes innovation in teacher education. D, it maintains norms and standards for teacher education institutions. And the answer which is correct is B, it provides grants for university research. The next could be, which of the following is the primary role of the NCTE? Regulating technical education institutions, accrediting teacher education programs in institutions, overseeing vocational training centers, or D, conducting national aptitude tests. And the answer is accrediting teacher education programs in institutions, which is option B. ओके, अब नेक्स्ट हम एजुकेशन के लिए जो नेशनल बॉडी है उसकी बात करते हैं। वो है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE वॉज एस्टैब्लिश इन 1945 और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करनी टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम के इंडिया में। जो भी जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं या ये जो मैनेजमेंट एजुकेशन है, MBA BBA कराते हैं, इन वाले इंस्टीट्यूशंस की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को देखना है, इनको एक्रेडिटेशन देना है, इनके पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को, और AICTE ने गाइडलाइंस भी देनी है ताकि मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इंश्योर की जा सके। मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में दे रही है वो अच्छे क्वालिटी लेवल की हो, वो सब जो है AICTE ने देखना है। और इसने इनोवेशन और रिसर्च भी करानी है टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में, ग्रांट्स भी प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। ओके, अब इनका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एजेंडा देखते हैं क्या है। जो AICTE है उसने
टेक्निकल एजुकेशन सबको प्रोवाइड करवानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड अदर डिफरेंसेस. सो अगर कोई अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनको भी टेक्निकल एजुकेशन मिले, कोई इसमें भेदभाव ना हो. पॉलिटिकल एजेंडा में इसने टेक्निकल एजुकेशन पॉलिसीज जो नेशनल लेवल पे बन रही हैं उनको अलाइन करना है नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स के साथ. और इकोनॉमिक एजेंडा में इसने फंड्स एंड सपोर्ट देनी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. इसके अलावा कल्चरल एजेंडा में इसने इनकरेज करना है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न टेक्निकल एजुकेशन. सो इंडिया का जो अपना ग्रास रूट का जो सिस्टम चला आ रहा है टेक्निकल एजुकेशन का, जो इंडिया की अपनी एक स्टडी है, इंडिया के अपना नॉलेज है, उसको हमने न्यू मॉडर्न नॉलेज के साथ ब्लेंड करते जाना है. ये कल्चरल एजेंडा है. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे क्या हो सकते हैं? AICTE's primary focus is on technical and management education. Which of the following activities does not align with AICTE's mandate? One is accrediting technical education programs. Second is providing guidelines for technical education institutions. Third is setting curriculum for school education. And fourth is promoting innovation in technical education. So this में करेक्ट ऑप्शन है सी, सेटिंग करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन. ये नहीं आता उसके एजेंडे में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द AICTE? कंडक्टिंग द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज नीट. कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. overseeing the development of arts education in schools and administering university grants for humanities group. तो इसका आंसर जो है वो है बी, कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. नेक्स्ट हम देखते हैं सीबीएसई के बारे में, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन. ये ओरिजिन इसकी है, इट गोज बैक टू 1921 ब्रिटिश रूल के अंडर, जब यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बना था. फिर 29 में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया एक जॉइंट बोर्ड नेम द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपुताना फॉर राजपुताना, सेंट्रल इंडिया एंड ग्वालियर. फिर 52 में क्या फर्दर डेवलपमेंट हुई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड वाज अमेंडेड एंड इट वाज नेम्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. मतलब this happened after independence. It was reconstituted in 1962, marking the significant expansion and consolidation of its responsibilities. फिर CBSE की गवर्नेंस देखते हैं. It is governed by its constitution, which provides a detailed framework for its operations. तो CBSE का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो सारा डिटेल में बताता है कि ये कैसे फंक्शन करेगा, क्या इसके ऑपरेशंस रहेंगे. अब सीबीएसई का एक चेयरपर्सन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. और इसका काम क्या रहता है? इट प्रिस्क्राइब्स द कंडीशंस फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ क्लास 10th एंड 12th. आपको पता है 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं. इसके अलावा ये फिलिएशन देता है स्कूल्स को अप टू हायर सेकेंडरी लेवल एंड प्रिस्क्राइब्स एंड अपडेट्स द सिलेबस फॉर दीज क्लासेस. ओके, अब इसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेंडा देखते हैं. Socially, it has to ensure access to quality secondary education for students across the country and promote inclusivity. जो inclusivity है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं. By providing education to diverse student populations, including those in remote areas. So वो secondary education में quality लेके आना एक important काम है इसका, और inclusive education को promote करना भी एक important काम है. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉलिटिकल एजेंडा. पॉलिटिकल एजेंडा में जो भी नेशनल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी, इम्प्लीमेंट करनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, और स्कूल एजुकेशन को नेशनल एजुकेशन गोल्स के साथ अलाइन करना, वो भी इसका काम है. इकोनॉमिकली इसने रिसोर्सेज मैनेज करने और फंड्स देने हैं फॉर फंक्शनिंग ऑफ द एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशंस. It has to support the schools with grants and financial assistance for various educational projects and improvements. फिर कल्चरली इसने कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, स्पोर्ट्स को, को करिकुलर एक्टिविटीज को विद इन द करिकुलम फ्रेमवर्क ऑब्वियसली,
जो पाठ्यक्रम है उसके बीच में जो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो करनी है, और कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है और इंडियन वैल्यूज को प्रमोट करना है। ओके, अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ सीबीएसई? A. Formulating national policies. B. Managing resources and funds for affiliated schools. C. Promoting cultural heritage in education. And D. Ensuring inclusivity in education. And answer is B. Managing resources and funds for affiliated schools. Next है इसमें, which of the following years is associated with the amendment of CBSE constitution leading to its current name? Is it A 1921, B 1929, C 1952 or D 1962? And the correct answer is C 1952, because this is the year which marks the amendment of the board's constitution, resulting in the name Central Board of Secondary Education before it was reconstituted in 1962. नेक्स्ट बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, और ये एक इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस हम इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेटअप किया था 1989 में, और इसका मकसद क्या है? फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल एजुकेशन देनी है डाइवर्स लर्नर ग्रुप्स को। वो लर्नर ग्रुप्स जो कन्वेंशनल, जो नॉर्मल स्कूल्स है ना, जिसमें हम लोग जाते हैं कन्वेंशनल स्कूल्स, वो नहीं अटेंड कर पाते, तो वो कहाँ से लर्न करें, वो कहाँ से सीखे, तो उनके लिए ये ओपन स्कूल्स बनाए गए हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशंस थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, और प्री डिग्री लेवल एजुकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल तक वो प्रोवाइड करते हैं। ये इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते हैं बाय गिविंग एजुकेशन टू डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप्स, द ड्रॉप आउट्स, द वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड दोज हु आर लिविंग इन रिमोट एरियाज। और ये वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन भी डेवलप और डिलीवर करने में इनिशिएटिव लेते हैं। अब इसका सोशल एजेंडा रहता है मार्जिनलाइज ग्रुप्स को हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि एक सोशल जस्टिस का सिनेरियो बन सके। पॉलिटिकल एजेंडा में ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी बन रही हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, उसको सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक लेवल पे ये एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाता है, एजुकेशनल रिसोर्सेज को, और कल्चरल लेवल पे ये इंटीग्रेट करता है डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को एजुकेशन के अंदर। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन इज अ प्राइमरी इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ NIOS? A is offering affordable educational resources. B is accrediting technical education institutions. C is regulating university education. D is conducting higher education exams. और correct answer है offering affordable educational resources. Next sample is, what is one of the primary objectives of NIOS? A, to provide only higher education courses for adults. B is to offer pre-degree level education up to senior secondary level, and C is to provide free education to all students, and D is to focus solely on vocational training without academic courses. तो इसका आंसर है to offer pre-degree level education up to senior secondary level. Okay, अब next important body है वो है Ministry of Education, Government of India. Let us see what is the role. The role of Ministry of Education is to formulate policies, plans and programs for the development of education in India. And it includes the Department of School Education and Literacy and the Department of Higher Education. So, दो departments हैं। इसका एक minister होता है, which heads the Ministry of Education and is responsible for the functioning of this ministry. और इसे इम्प्लीमेंट क्या करना है? इट वर्क्स क्लोजली विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू इम्प्लीमेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। और की फंक्शंस इसके क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नेशनल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एजुकेशन पे बनानी, उसके अलावा इम्प्लीमेंट कराने एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, रेगुलेट करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज ऑल ओवर इंडिया उनको, और रिसोर्सेज देने, एलोकेट करने फंड्स फॉर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा रिसर्च कंडक्ट करनी,
इनोवेशन को प्रमोट करना एजुकेशन में, ये भी इसका काम है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो हैं उनमें भी इसने एफर्ट्स डालने हैं। सो ये हैं कुछ की फंक्शंस इसके। आगे इनिशिएटिव्स देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या लेती है। जैसे इसने एनईपी का काम किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है 2020 में, ताकि एजुकेशनल सेक्टर में हम काफी सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो ला सकें। तो ये काम किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। इसके अलावा ये कई स्कीम्स बनाती है, जैसे पहले ऑलरेडी चल रही है सक्सेसफुल स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम। इसके बारे में सबने सुना होगा। तो ये सारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर बनती हैं। उसके अलावा डिजिटल लेवल पे भी ये इनिशिएटिव्स लेता है, जैसे डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना है और उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाता है, जैसे स्वयं का प्लेटफॉर्म है, दीक्षा का प्लेटफॉर्म है। तो ये इनिशिएटिव्स भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेता है। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which of the following is not a function of Ministry of Education, Government of India? A. Policy formulation. B. Implementation of educational programs. C. Regulation of healthcare institutions. Or D. Resource allocation. And the right answer is C. That is regulation of healthcare institutions. It is not the function of Ministry of Education. अगली बॉडी देखते हैं हम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, और साथ में ही देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान एसएसए। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो 2009 में लॉन्च हुई थी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया था टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी। तो इसका रोल बेसिकली रहता है फोकसिंग ऑन द इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग क्वालिटी टीचर्स एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल। फिर सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये 2001 में लॉन्च की गई और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था फॉर यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। और इसका एम था कि हम क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, और स्पेशल फोकस देना था गर्ल्स के ऊपर एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। ओके, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? A. Enhancing access to secondary education. B. Providing quality elementary education for all children aged to 6 to 14 years. Or focusing solely on girls' education or implementing vocational educational programs. And the right answer is B. Providing quality elementary education for all children aged 6 to 14 years. Next is, what is the primary focus of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan? Is it A. Providing free textbooks to secondary school students, or B. Improving access to primary education, C. Enhancing access to secondary education and improving its quality, or D. Promoting adult literacy? And the correct answer is C. Enhancing access to secondary education and improving its quality. चलिए अब देखते हैं इग्नोउ के बारे में। काफी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो पहले हमने ओपन स्कूल किया था NIOS, अब हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी। ये एस्टैब्लिश हुई थी 1985 बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक नेशनल यूनिवर्सिटी है। और भी यूनिवर्सिटीज कराती है डिस्टेंस लर्निंग, बट नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नोउ है। और इग्नोउ का एम है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है ऑल ओवर इंडिया ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू। और इसमें कोर्सेज बहुत सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कराए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ कोर्स ड्यूरेशन एंड मोड ऑफ स्टडी। और इसकी रिकग्निशन है इग्नोउ की डिग्रीज जो हैं वो UGC रिकग्नाइज करता है, एंड और भी जो बॉडीज हैं इसको ऑल ओवर इंडिया रिकग्नाइज किया जाता है। अब इसका सोशल एजेंडा क्या रहेगा कि हमने एजुकेशन को एक्सेसिबल करना है और अफोर्डेबल करना है सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, सो दैट एवरी इंडिविजुअल बिकम्स एम्पावर्ड। पॉलिटिकल एजेंडा में इसने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करना है एज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ एजुकेशन। जो लोग नहीं रेगुलर कर सकते, दे कैन डू इट थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन।
इकोनॉमिक एजेंडा में इसने कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन ऑप्शंस देनी है कि अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं हम लर्नर को जो नहीं रेगुलर एजुकेशन ले पा रहा, बट वो सारे अफोर्डेबल होने चाहिए, वो कोर्सेज, वो एजुकेशनल ऑप्शंस या वोकेशनल कोर्सेज अफोर्डेबल हो। कल्चरल एजेंडा में इसने कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट करनी है और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करनी है थ्रू एजुकेशन अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया. Let us see the multiple choice question. Which of the following statements about Indira Gandhi National Open University is true? It is a state university. B. It was established in 1965. C. It offers only postgraduate courses. D. It provides distance learning education. And the right answer is D. It provides distance learning education. SCERT, State Council of Educational Research and Training. ये 1960s में एस्टैब्लिश किया गया था. ये भी ऑटोनमस बॉडी है टू एडवाइज एंड असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. और SCERT जो है वो बेसिकली कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था 64-66 में, जो कहते थे कि एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एट स्टेट लेवल पे होनी चाहिए. तो उस वक्त SCERT को बनाया गया और SCERT बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में, करिकुलम को डेवलप करने में, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में, टीचर ट्रेनिंग में, एजुकेशनल रिसर्च एट स्टेट लेवल. तो इन सब कामों में जो है SCERT का रोल रहता है. तो इसके फंक्शंस क्या हो गए? करिकुलम डेवलपमेंट हो गया, ये रिवाइज करती है करिकुलम स्कूल एजुकेशन का और नेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आधार के ऊपर. फिर टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करना, पब्लिश करना फॉर स्कूल्स बेस्ड ऑन करिकुलम डेवलप्ड, वो भी काम ही SCERT कर रही है. टीचर ट्रेनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो SCERT करती है. रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, दे whatever research and evaluation studies are going on, they are also promoted so that the quality of education can be maintained. And support to the schools, SCERT also provides academic support to schools and teachers to improve teaching learning process. ओके, अब देखते हैं कि SCERT का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एजेंडा जो है वो क्या है. Socially, it has to ensure inclusive and quality education for all and focus on the marginalized groups. Marginalized जो एकदम साइड पे किए हुए हैं, जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन ग्रुप्स की बात हो रही है. पॉलिटिकल एजेंडा में it has to advocate educational policies aligned with the national goals. Economically, it has to develop a curriculum that meets the economic needs and ensures efficient resource use. So वो जो एक करिकुलम में ब्रेड एंड बटर अर्न करने की कैपेबिलिटी है वो तभी आएगी अगर ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई किए. उसके बाद है कल्चरल एजेंडा, प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इन एजुकेशन. Let us see the possible multiple choice question. What is the primary role of the SCERT? Is it to conduct university exams or to develop and revise the curriculum for school education or to provide healthcare services in schools or to manage school infrastructure? And the answer is B, to develop and revise the school curriculum for education. है important एक body है NAAC, National Assessment and Accreditation Council. NAAC जो है वो 1994 में बनी थी. UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था और एक ये ऑटोनमस बॉडी है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस पे ध्यान दे रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो बेंगलुरु या जिसको हम बेंगलोर बोलते थे वहां पे है कर्नाटका में. और NAAC का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? असेसिंग एंड एक्रेडिटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स अब क्या रहेंगे? क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करना बाय एनकरेजिंग सेल्फ इवैल्यूएशन एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग इंस्टीट्यूशंस. तो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो खुद, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खुद अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे और अकाउंटेबल रहेंगे अपने काम के लिए. इसके अलावा इट हैज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन. अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका कुछ फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है एक संस्था के बीच में. जैसे स्कूल है तो स्कूल में स्टेक होल्डर कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट जिसको एजुकेशन मिलनी है, फिर उसके पेरेंट्स है, फिर कम्युनिटी है, ये सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं.
तो इन स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी NAC का काम है. और स्टिमुलेटिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू क्वालिटी लर्निंग, टीचिंग एंड रिसर्च, ये भी एक रोल है NAC का. सोशल एजेंडा में NAC ने इंक्लूसिव एजुकेशन, सोशल इक्विटी प्रमोट करनी है. पॉलिटिकल एजेंडा में अलाइन करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को. इकोनॉमिक एजेंडा में इसने सपोर्ट करनी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इन HEIs. कल्चरल एजेंडा में इनकरेज करना है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन इन एजुकेशन. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं? व्हेन वाज NAC एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस आर 1985, 94, 2001 और 2010, and the answer is 94. What is the main objective of NAC? To provide online education, or to assess and accredit higher education institutions, or to offer vocational training, or to conduct entrance exams? And the right answer is B, to assess and accredit higher education institutions. Where is the headquarters of NAC located? New Delhi, Mumbai, Bengaluru or Chennai? And the right answer is Bengaluru. Which body oversees NAC? AICTE, Ministry of Education, UGC or NCTE? And the right answer is UGC. Okay, dear students, now we come to the end of this video and I hope you found it useful. I have just tried to give you a gist about the various important national educational agencies which are playing a crucial role in changing the educational scenario in India. So we have discussed about the establishment and the role these agencies are playing in changing the social, cultural, economic scenario in India, like the NCERT, the UGC, the NCTE, AICTE, CBSE and the like. So I hope you found it useful. You can gather more information about these agencies, but here I have tried to be precise so that you have a fair idea about these agencies. So wish you all the very best in your preparation. Thank you so much.